हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, स्क्रीन पर देखिए या अपने नोट्स में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो बच्चे, इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि एक कंपनी अपना पुनर्निर्माण यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल का मतलब है कि कंपनी अपनी चार दीवारी के अंदर बैठ करके अपनी कंपनी का पुनः निर्माण, मतलब दोबारा से उसका एक तरह से कंस्ट्रक्शन कर लेती है। बेटा, कंस्ट्रक्शन का मतलब हम यहाँ एक कंपनी की बिल्डिंग की दीवारों को बनाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे हैं कि एक कंपनी है और बेटा वो बीमार कंपनी है। हाँ जी, तो बोला जाता है सिक कंपनी, बीमार कंपनी। बीमार कंपनी का मतलब है बेटा कि कंपनी के पास रिजर्व नहीं है, कंपनी के पास सरप्लस नहीं है, कंपनी के पास कोई बैकअप नहीं है, और जबकि कंपनी के पास में पुराने लॉस चले आ रहे हैं। बेटा, पुराने लॉस का मतलब आप जानते हैं कि लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट साइड। जैसे बोलते हैं बेटा फिक्टिटियस एसेट्स, बनावटी संपत्तियां। तो मेरे बच्चे, अगर सपोज करिए मैं कहूं कि एक कंपनी के पास में एक बैलेंस शीट है, उसमें इक्विटी शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, डिवेंचर है, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, लेकिन रिजर्व नहीं है, सरप्लस नहीं है। जबकि एसेट साइड में डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, डिस्काउंट इशू ऑन शेयर एंड डिवेंचर, ये सब क्या है बेटा? पुराने लॉसेस हैं। तो पता चला कि बेटा कंपनी के पास रिजर्व नहीं है, सरप्लस नहीं है, जबकि कंपनी के पास में पुराने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लॉसेस हैं जिन्हें कंपनी को राइट ऑफ करना है। अगर कंपनी इस प्रकार से लॉस में दबी रहेगी तो सीधी सी बात है बेटा, एक दिन वो आ जाएगा जब कंपनी बंद हो जाएगी। तो कंपनी इन्हीं समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए बेटा जी एक स्कीम बनाई जाती है, एक प्लान तैयार किया जाता है। वही प्लान, वही स्कीम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से जानी जाती है, जो आप सीखने वाले हैं। तो बेटा धीरे 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 सीखते जाइए तसल्ली से। पहले जरा दो लाइनें पढ़ता हूं बेटा, क्या लिखा है यहां पर? नेचर एंड नीड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कह रहे हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज कंसर्न विद द कंप्लीट ओवरहॉलिंग। क्या लिखा है बेटा? ओवरहॉलिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। बस इतनी ही लाइन पढ़ो बेटा, ओवरहॉलिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का ओवरहॉलिंग करना। जैसे नहीं होता कि बेटा आपके घर में कार है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, जब वो बिल्कुल एकदम खराब पोजीशन में चली जाती है तब हम किसी मिस्त्री के पास ले जा करके उसकी ओवरहॉलिंग ही करा के लाते हैं। आप कहोगे सर जी रिपेयर की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी बेटा, रिपेयर की, लेकिन बढ़िया वाली रिपेयर, कि जाकर के आपने उस मिस्त्री को बोला कि भाई इसमें जो भी पार्ट्स खराब हैं सारे चेंज कर दो, हमारी गड्डी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो जानी चाहिए। यानी कि आपकी गड्डी को एक नया जीवन मिल गया और वो बढ़िया रोड पे फर्राटा दौड़ लगाने लगी। ठीक उसी प्रकार से एक डूबती हुई कंपनी को दोबारा से नया जीवन देना, कि कंपनी के सारे लॉस राइट ऑफ हो जाएं और कंपनी दोबारा से ट्रैक पे आ जाए और काम करने लगे, इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल। तो अब बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा? मैंने कहा कि लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा। अरे तो लॉस यार ऐसे बातों बातों में राइट ऑफ थोड़ी हो जाएंगे। लॉस तो बेटा तभी राइट ऑफ होंगे ना जब हमारे पास कहीं से प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट के लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कंपनी के पास में कोई पुराना प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट कहां से आएगा?
ये सब कुछ आपके सामने होगा, आराम से देखिए। इसके बाद बेटा आगे क्या लिखा, देयर इज नो लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कह रहे हैं कि लिक्विडेशन, कह रहे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि पुरानी कंपनी को हम समाप्त कर रहे हैं और नई कंपनी बना रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। लिक्विडेशन का मतलब समापन, कंपनी समाप्त हो गई, ऐसा नहीं हो रहा बेटा। पुरानी कंपनी को ही दोबारा से खड़ा करना, नया जीवन देना, ठीक है। लिख रहे हैं द पर्पज इज टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। कह रहे हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पर्पज है इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी, कि कंपनी अभी जो लॉस में जा रही है उसको प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करना, प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करना ऑफ द एसेट्स एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू विच आर आइदर ओवर वैल्यूड और फिक्टिटियस। कह रहे हो सकता है कुछ एसेट्स ऐसी हों, कुछ जिनकी वैल्यू ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, उनको ट्रैक पे लाना है। कुछ फिक्टिटियस एसेट्स होंगी जिनको राइट ऑफ करना है, और एक बैलेंस शीट को परफेक्ट बनाना है, परफेक्ट बनाना है। अच्छा जी, यहां पर लिखा बेटा, लिख रहे हैं कि द नीड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अराइज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि एक कंपनी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कब होता है, जरूरत कब पड़ती है। तो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू, जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक सी ना रहे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ जाए। उसके बाद लिखा एसेट्स डू नॉट प्रेजेंट ट्रू बुक वैल्यू, कंपनी की जो एसेट्स है वो भी कंपनी की ट्रू वैल्यू प्रेजेंट नहीं कर रही है। ओवर ड्यू आउटसाइड लाइबिलिटी, ये पॉइंट सबसे खास है, ओवर ड्यू, कि आउटसाइड लाइबिलिटी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है, जिसका लोड है, जिसका दबाव है, वर्डन है। तो इस प्रकार की बेटा ये कुछ बातें हैं। फिर थोड़ा सा ये भी पढ़ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा थ्योरी में नहीं आता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जब भी आता है मान के चलो प्रैक्टिकल ही देखने को मिलता है, तो प्रैक्टिकल की तरफ बेटा हम थोड़ा बढ़ रहे हैं। ये थ्योरी एक बार थोड़ा पढ़ जरूर लेना। आगे लिखा बेटा प्रो फॉर्मा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये तो जब मैं सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लूंगा तो ये फॉर्मेट अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएगा। यहां पर लिखा बेटा मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के मेथड क्या हैं, मेथड क्या हैं। तो बेटा यहां पर देखो जो लिखा ना पॉइंट 1 2 3 4 5, ये खास बातें हैं। लिख रहे हैं कि ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, चेंज इन द शेयर होल्डर्स राइट, रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, सरेंडर ऑफ शेयर। ये अभी ऐसी बातें हैं कि जैसे मैंने इनको बोला तो अभी आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया होगा कि सर ये क्या मेथड हैं। तो अब मेथड बेटा मैं आपको 1 बाय 1 बड़े तरीके से बता रहा हूँ, और ऐसा मन समझना कि इतने मेथड के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ये सारी बातें एक साथ आ जाती हैं, एक साथ, एक दो पॉइंट पहले के, एक दो पॉइंट दूसरे पॉइंट के, एक दो पॉइंट तीसरे पॉइंट से, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अच्छा, अब बेटा मैं चलो थोड़ा सा आपको कुछ जरा लिख के बताता हूं तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमें करना क्या है बेटा, करना क्या है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से बात को प्लीज समझिए। देखो जैसे मान लीजिए बेटा कि अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास एक बैलेंस शीट है, ठीक है, ये हमारे पास एक बैलेंस शीट, ये थोड़ा सा मैं पुरानी बैलेंस शीट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बात ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। आगे हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो हम ये वाली बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम शेड्यूल 6 वाली बैलेंस शीट बनाएंगे। जैसे मेरे बच्चे बात को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि ये बात समझ में आ गई तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप बड़े आराम से बना लेंगे। देखो बेटा जैसे ये हमारा, ठीक है, इधर हमारा ये लाइबिलिटी है,
लाइबिलिटीज अमाउंट, और इधर बेटा आपकी ये एसेट्स और ये अमाउंट। अब बड़े ध्यान से समझने की बात है, यहाँ पर मान लीजिए बेटा आपके क्वेश्चन में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी के पास 1000 शेयर हैं, 100 रुपये वाले हैं, ठीक है 100 रुपीज़ वाले ले कुछ चेंज करता हूँ, 10 रुपीज़ वाले बना देता हूँ इनको, ठीक है, बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आप। ये 10 रुपीज़ वाले हैं, देखो तो मैंने यहाँ शेयर कर दिए 10,000, 10 रुपये वाले हैं, कैपिटल इक्विटी हमारे पास 1 लाख रुपए की है। मान के चलो बेटा हमारे पास 8% वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 800 शेयर हैं, 100 रुपीज़ वाले हैं, ये हमारे पास 80,000 की कैपिटल है। फिर मैंने कहा था बेटा कंपनी में रिजर्व नहीं है, सरप्लस नहीं है, ठीक है जी, इसको डिलीट करते हैं, है नहीं हमारे पास कुछ। इसके बाद मान लीजिए बेटा हमारे पास 10% डिवेंचर हैं, 10% डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर भी हमारे पास मान लीजिए बेटा कितने ले लूँ, हमारे पास जो है तो जी ऐसे कर लेता हूँ, 400 डिवेंचर हैं, 100 रुपये वाले हैं बेटा, ये हमारे पास 40,000 के डिवेंचर हो गए। उसके बाद फिर मैं यहाँ ले लेता हूँ क्रेडिटर, यानी कि ट्रेड पेबल, ये क्रेडिटर्स हैं बेटा हमारे पास 20,000। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये अपने पास कितना हो गया, 2,40,000 हो गया बेटा, ये 2,40,000 हो गया, 240। इधर बेटे मैंने ये 240 रखा, और बड़े ध्यान से बात समझिएगा, बहुत ध्यान से। इधर एसेट साइड में मैंने लिखा मशीनरी, कंपनी के पास मान लीजिए मशीनरी है 50,000 की, फर्नीचर है 40,000 का, ठीक है। उसके बाद में अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बेटा करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में सपोज करिए स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है, ठीक है। और उसके बाद में चलो पहले इनकी वैल्यू सेट कर लेते हैं। स्टॉक है बेटा मेरे पास 10,000 का मान लीजिए, ठीक है। डेटर हमारे पास 60,000 के हैं, बैंक हमारे पास 40,000 का है, ये कितना हो गया 1,00,000, 2,00,000 रुपए हो गए। और ये मान के चलो बेटा हमारे पास यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बेटा बचा हमारे पास जस्ट 40,000 का। आप जानते हैं कि बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस तो क्रेडिट साइड में आता है, अरे क्रेडिट साइड में तो तब आता है ना जब हमें प्रॉफिट होता है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास प्रॉफिट तो है ही नहीं, ये पुराने सालों का, पिछले सालों का 40,000 रुपए का बेटा जी, 40,000 रुपए का ये लॉस चला आ रहा है। आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया आपको समझाने के लिए कि अगर देखा जाए एक कंपनी की ये बैलेंस शीट है तो बताओ प्रॉब्लम है या नहीं है कि कंपनी के पास डिवेंचर वालों का भी कर्जा है, कंपनी के पास क्या नाम कोई रिजर्व नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है, यार क्रेडिटर को भी पैसे देने हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पैसे देने हैं, और बल्कि देखा जाए तो डेबिट साइड में, एसेट साइड में 40,000 रुपए का पुराना लोन भी सिर पे चढ़ा हुआ है। तो यार ये कंपनी तो बेटा जी आगे ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं दिखाई दे रही, कंपनी तो डूब जाएगी। तो अब क्या हुआ मेरे बेटे, कंपनी के डायरेक्टर ने एक प्लान बनाया, कंपनी के डायरेक्टर ने एक प्लान बनाया
जैसे आप सभी दोस्त बैठ करके प्लान बनाते हो कि चलो यार कहाँ घूमने चलते हैं, प्लान बनाते हो, ऐसे डायरेक्टर ने भी बैठ के प्लान बनाया। डायरेक्टर ने ये प्लान बनाया कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, गौर से सुनना, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना क्लेम, अपना पैसा थोड़ा छोड़ दें, समझ रहे बात को, थोड़ा छोड़ दें, जैसे 100 रुपए वाला शेयर है तो हम डायरेक्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ये बात करेंगे कि यार देखो कंपनी डूब रही है और तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए, हम तुम्हारे 100 रुपए वाले शेयर कैंसिल करते हैं और बदले में 100 रुपए की जगह पर बदले में 80 रुपीज वाले या 90 रुपीज वाले या 70 रुपीज वाले न्यू ब्रांड शेयर तुम्हें दे देते हैं। तो अगर बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर 20 रुपए 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से अगर छोड़ने को तैयार हो जाए कि ठीक है आप हमारी पुरानी कैपिटल को कैंसिल कर दो, हमें न्यू शेयर 70 रुपीज वाले इशू कर दो, तो सोचो हमारी कंपनी को कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ कि हमें अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी कम हो गई बेटा जी, लाइबिलिटी कम हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, बढ़ गई, सुनते रहना। इसके बाद फिर हमने प्लान बनाया कि चलो यार डिवेंचर होल्डर से भी बात करेंगे कि डिवेंचर होल्डर यार तुम भी थोड़ा छोड़ दो, सब लोग थोड़ा हमारे साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बेटा यहीं पर बैंक लोन भी लिखा होता तो बैंक लोन वाले से भी बात कर लेते कि बैंक लोन वाले आप भी थोड़े पैसे छोड़ दीजिए। लो मैं बैंक लोन की एंट्री बीच में डाल देता हूँ, एक एंट्री डाल देता हूँ बैंक लोन की। ये बेटा मैंने यहाँ से क्रेडिटर हटाया 20,000 का, देखना मैंने क्रेडिटर यहाँ लिख दिया, मैंने पहले बैंक लोन लिखा, बैंक लोन, बैंक लोन मैंने लिखा 12,000 रुपये और क्रेडिटर मैंने लिख दिया 8,000 रुपये, 8,000। अमाउंट वही रहेगा, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं, एक नया आइटम आ गया बीच में। तो बेटा बैंक लोन वालों से हमने बात की कि सर 2-4 हज़ार रुपये आप भी छोड़ दीजिए, वो भी तैयार हो गए। क्रेडिटर से बात की, वो भी तैयार हो गए। तो ये लोग जितना जितना अपना पैसा छोड़ते जाएंगे उतना उतना बेटा मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और उसी प्रॉफिट से हम अपना ये पुराना वाला जो लॉस है, ये पुराना वाला जो लॉस है बेटा, इस वाले लॉस को हम क्या करेंगे, इस वाले लॉस को हम राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। इसके बाद फिर हम एक न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक नई बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट तो भैया 2 मिनट में टैली होती बेटा, सिंपल सी बात है। आप ये देखो ना, इधर लाइबिलिटी साइड से जितनी मेरी लाइबिलिटी घटेगी उतना ही मेरा डेबिट साइड से मतलब एसेट साइड से मेरा लॉस घटेगा। तो कुल मिलाकर के न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि मेरे थोड़े प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस हो गए, मेरे डिवेंचर रिड्यूस हो गए, मेरा बैंक लोन कम हो गया, क्रेडिटर का भी पैसा थोड़ा कम हो गया, उतना ही मेरा इधर लॉस कम हो गया, लॉस राइट ऑफ हो गया। और राइट ऑफ किसे किया जाता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, याद करो बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, गुडविल को, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, जानते होगे बेटा जब कभी कंपनी शेयर इशू करती है या डिवेंचर इशू करती है तो शेयर और डिवेंचर को इशू करने के टाइम पर डिस्काउंट दे दिया, वो डिस्काउंट कैपिटल नेचर का लॉस माना जाता है, कैपिटल नेचर का लॉस माना जाता है। वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आकर के बैठ जाता है और जिसे फिर हमारी कंपनी धीरे धीरे 2-3 सालों में क्या करती है, राइट ऑफ करती है। तो यहां तो बेटा मैंने बड़ा छोटा सा एग्जांपल दिया, केवल प्रॉफिट एंड लॉस एक आइटम लिया है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आगे चल करके ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा कि
जिसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो सकते हैं, गुडविल हो सकती है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर हो सकते हैं, और उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। ये 4-5 आइटम ऐसे हैं, अगर ये बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे जाएं तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इनको आंख बंद करके राइट ऑफ करो। राइट ऑफ कैसे किया जाएगा वो मैं आगे बताऊंगा। आगे अभी से आपको सारी एंट्रीज वगैरह वो सब कुछ सिखाना है बेटा, एंट्रीज वगैरह। तो अब पॉइंट ये आया बच्चे, इन 3-4 आइटम को तो राइट ऑफ करना ही करना है। इसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास इधर प्रॉफिट ज्यादा इकट्ठा हो गया, फॉर एग्जांपल मेरा लॉस है मान लीजिए बेटा 40,000 का, और इन लोगों ने जो पैसा छोड़ा है हमारी कंपनी की भलाई के लिए, वो सपोज करिए 50,000 रुपए इकट्ठा हो गया, 50,000, तो मैंने 40 का लॉस राइट ऑफ कर दिया। और जबकि मेरे पास तो जो रिकंस्ट्रक्शन के नाम से जो पैसे इकट्ठे हुए वो 50,000 इकट्ठे हो गए, तो 40 से 40 राइट ऑफ हो गया, 10 अभी भी बचा हुआ है। आपने कहा सर इस 10 का क्या करें, तो बेटा कभी कभी तो वो क्वेश्चन में क्या कहेगा, इस 10,000 की वैल्यू से जो बचा हुआ है मशीन की वैल्यू को रिड्यूस कर दो, फर्नीचर की वैल्यू को रिड्यूस कर दो, मतलब इनको परचेज करने में जो आपने खर्चे किए थे उन खर्चों को राइट ऑफ कर दो। तो कभी वो फिक्स एसेट्स के बारे में जब बोले कि इसको राइट ऑफ करना है और इतना राइट ऑफ करना है, हम तभी राइट ऑफ करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं। अपनी मर्जी से तो हम गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, और ये डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, कभी कभी आता है अंडर राइटिंग कमीशन, ये 4-5 आइटम, इनको तो बिना किसी के कहने से क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है कि गुडविल को राइट ऑफ कर दो, हम तब भी राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कार, स्टॉक, इनके बारे में बोलता है क्वेश्चन में कि मशीन की वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गई, अंडर वैल्यूड हो गई, इतना राइट ऑफ कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो वो काम हम तभी करेंगे जब क्वेश्चन में बोला जाएगा। अब पॉइंट आता बेटा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को एडजस्ट करना, ऐसा कुछ नहीं बोला, और हमारे बेटा सारे लॉस राइट ऑफ हो गए, और लॉस राइट ऑफ होने के बाद मेरे पास 10,000, 12,000, 15,000 का प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है, तो उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये चीज अब आप देखने वाले हैं। अच्छा, अब पॉइंट ये आया बेटा, जैसे मैंने अभी कहा कि डायरेक्टर एक स्कीम बना के तैयार करेगा और वो प्रेफरेंस शेयर से कहेगा थोड़ा तुम्हारी वैल्यू कम कर देते हैं, डिवेंचर वाले से कहेगा तुम्हारी थोड़ी वैल्यू कम कर देते हैं, और हमने कहा ये लोग एग्री हो गए। तो आपने कहा, आपके मन में आया सर ये लोग ऐसे कैसे एग्री हो गए, भाई अपना पैसा कोई क्यों छोड़ देगा, अपना लॉस कोई क्यों करवाएगा, तो ये तो सारे लोग मना करेंगे, ये सब लोग विरोध करेंगे, नहीं मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए, हमने कंपनी में 80,000 के शेयर खरीदे थे, हमने कंपनी में 40,000 के डिवेंचर खरीदे थे, हमें तो पूरा पैसा कंपनी से चाहिए, हम नहीं मानने वाले हैं। तो लोग तो ऐसा कहेंगे, ऐसा आप सोच रहे हैं और बात बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इतना इजीली अपना पैसा छोड़ने के लिए कौन तैयार हो जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, तो डायरेक्टर क्या करेगा, कंपनी का एक स्कीम बनाएगा बड़े प्यार से कि इतना पैसा प्रेफरेंस वाले छोड़ दें, इक्विटी वाले छोड़ दें, डिवेंचर वाले छोड़ दें, बैंक लोन वाले छोड़ दें, क्रेडिटर छोड़ दे, तो हमारे पास इतना प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा कि उस प्रॉफिट से हमारे सारे लॉस राइट ऑफ हो जाएंगे और हमारी कंपनी बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगी। अब ये वाली बात तो डायरेक्टर भी जानता है कि भाई 10 लोगों में से हो सकता चलो 8 लोग तैयार हो जाएं, लेकिन उसमें 2 लोग तो ऐसे खुरापाती जरूर होंगे जो अच्छे काम में टांग अड़ाएंगे और समस्या खड़ी करेंगे, और जब समस्या खड़ी होगी तो सीधी सी बात है, हमारा तो पूरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्लान चौपट हो जाएगा। तो डायरेक्टर क्या करता है बेटा, स्कीम बना के तैयार करता है और उस स्कीम को कोर्ट में सबमिट कराता है, यस कोर्ट में, और कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट की जाती है कि भैया कंपनी डूब रही है, इतनी बढ़िया कंपनी डूब रही है, कंपनी बंद हो जाएगी,
और अगर इस कंपनी को बचाना चाहते हो तो भाई हमारी ये स्कीम है, इस स्कीम को आप पास कर दीजिए, परमिशन दे दीजिए, अप्रूव कर दीजिए। तो बेटा सरकार ये कभी नहीं चाहती है कि एक अच्छी खासी चलती हुई कंपनी डूब जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को कंपनी से कई एक प्रकार के टैक्स मिलते हैं। कंपनी हमारे देश को एक प्रोडक्ट देती है, कंपनी हमारे देश के बड़े सारे लोगों को रोजगार देती है, जिससे बेटा उनके घर का चूल्हा जलता है। ठीक है, अब तो कहना चाहिए गैस जलती है। ठीक है, हाँ। तो बात यहाँ पर आती है कि कंपनी डूब गई तो सारे एम्प्लॉई बेचारे सड़क पे आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे देश से उस कंपनी का प्रोडक्ट गायब हो जाएगा, सरकार को टैक्स मिलना बंद हो जाएगा। देखो ना कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो लॉ ये चाहता है कि कंपनी बंद ना हो जाए, सरकार चाहती है कंपनी डूब ना जाए। तो बेटा कोर्ट फिर उस स्कीम को स्टडी करेगा, और जब देखेगा कि डायरेक्टर ने स्कीम बहुत बढ़िया बनाई है, किसी के हितों को अननेसेसरी ज्यादा कम नहीं किया गया है, तो बेटा फिर कोर्ट उस स्कीम पर अपनी मोहर लगा देता है, उसको अप्रूव कर देता है। और जब उसी अप्रूवल की एक एक कॉपी इन लोगों के घर भेजी जाएगी कि तुम लोगों को इतना इतना पैसा छोड़ना है कंपनी की भलाई के लिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कोर्ट ने कहा है, क्योंकि स्कीम पर कोर्ट की मोहर लगी हुई है। तो आप समझते हो जब बेटा जब कोर्ट से स्कीम अप्रूव होकर के आई है, तो मजाल है इनमें से कोई भी ये बोल दे कि मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं, कोई नहीं कह सकता। सब लोग बेटा उस स्कीम को एक्सेप्ट करेंगे, सब लोगों का इतना इतना क्लेम रिड्यूस कर दिया जाएगा, उतना उतना हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और उसी बढ़े हुए प्रॉफिट से हम इस लॉस को, गुडविल को, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर को, अंडर राइटिंग कमीशन को, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस को, सबको राइट ऑफ कर दूंगा। सारे लॉस गायब, लाइबिलिटी भी थोड़ी रिड्यूस हो गई, कंपनी रिलैक्स हो गई। अब कंपनी अच्छे से मेहनत करेगी तो धीरे धीरे वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारी कंपनी अच्छा खासा सक्सेस गेन कर लेगी, गेन कर लेगी। बेटा ये स्टोरी है आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। बात समझ में आई बच्चे? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बेटा अब बात आती है कि अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो बेटा एक बात समझो, एक बात, जो हमारे इक्विटी शेयर हैं, हमारे जो इक्विटी शेयर हैं, तो इक्विटी शेयर के केस में दो बातें होती हैं, इक्विटी शेयर के केस में दो बातें होती हैं। तो मैं वो दोनों बातें आपको बताता हूं। पहले अगर मैं यहां पर कहूं अब अकाउंटिंग कैसे चलेगी, तो बेटा जी अकाउंटिंग कैसे चलेगी देखिए जरा ध्यान से। अकाउंटिंग में क्या होगा बेटा, अभी मैंने बात की आपसे इक्विटी शेयर, ठीक है। देखो जरा, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के केस में बेटा, इक्विटी शेयर के केस में बड़ी खास दो बातें होती, दो बातें। एक तो होता है, क्या होता है, एक तो होता है मेरे बच्चे ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, ये रहा आपका ऑल्ट्रेशन, ये जो पहला पॉइंट था, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल में सिर्फ चेंज करना, चेंज करना। हम इक्विटी शेयर होल्डर से, डायरेक्टर इक्विटी शेयर होल्डर से कुछ सपोर्ट नहीं मांग रहे हैं कि तुम 2 रुपए छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर रहे हैं। आपने कहा सर ऑल्टर कर रहे हैं, सर ये क्या क्या चीज है ऑल्टर कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा हम मालूम क्या कर रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, पहले यहां लिख दूं,
ऑल्ट्रेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑल्ट्रेशन बस इन्हीं का ही होता है और मान के चलो किसी का नहीं होता है, ठीक है। ऑल्ट्रेशन बेटा ध्यान से देखिए, ऑल्ट्रेशन शेयर कैपिटल को सिर्फ ऑल्टर करना, चेंज करना। आपने कहा सर जी कैसा चेंज? अरे मैंने कहा बेटा ऐसा चेंज, देखो जरा यहां नजर उठा के, हमारा इक्विटी शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। टोटल कैपिटल कितनी है? 1,00,000 है। तो बेटा हमारी कंपनी को, डायरेक्टर को बड़े टाइम से ऐसा लग रहा था कि भाई यार ये जो है 10 रुपए वाले शेयर तो बड़े पुराने जमाने के शेयर हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में। आजकल कहाँ 10 रुपए के शेयर होते हैं। हम चाहते हैं कि 10 रुपए वाली कैपिटल को कैंसिल करें, सारे शेयर कैंसिल करें, सारे शेयर होल्डरों के शेयर कैंसिल करें और 10 रुपए की जगह पर 100 रुपीज वाले शेयर इशू कर दें, 100 रुपीज वाले शेयर इशू कर दें। अब आपके मन में आ रहा होगा अरे सर फिर तो कैपिटल बहुत बढ़ जाएगी, 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज। मैंने कहा अरे नहीं बेटा ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा थोड़ी है कि जिस शेयर होल्डर के पास 10 रुपए का शेयर था, जिस शेयर होल्डर के पास 10 रुपए का शेयर था, हमने उसको बोला मिस्टर मोहन हम तुम्हारा 10 रुपए वाला शेयर कैंसिल करते हैं और लो ये बदले में 100 रुपए का शेयर लो। अरे ऐसा कंपनी क्यों करेगी यार, 10 रुपए के बदले में 100 रुपए का शेयर दे रही है। ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा हूं मेरे बेटे, ये कह रहा हूं कि सपोज करिए जैसे तुम्हारे पास 10-10 रुपए वाले 10 नोट हैं, 10-10 रुपए वाले 10 नोट हैं। हमने कहा बेटा ये 10 नोट मेरे को दे दो, ये 10 नोट मेरे को दे दो और ये बदले में एक 100 रुपए का ले लो। आपने कहा अरे सर जी ये तो वही वाली बात हो गई, पहले भी मेरे पास 100 रुपए थे 10 × 10 और अब भी मेरे पास 100 रुपए हैं। मैंने कहा यही तो कह रहा हूं बेटा, और क्या कह रहा हूं। तो जिस शेयर होल्डर के पास 10-10 रुपए वाले 10 शेयर होंगे यानी 100 रुपए की कैपिटल, तो बेटा उसके 10 शेयर कैंसिल करूंगा और बदले में 1 शेयर दूंगा, 1 शेयर। तो कैपिटल उतनी ही रहेगी बट कैपिटल की स्टाइल चेंज हो जाएगी, स्टाइल चेंज हो जाएगी। अभी करके दिखाता हूं, अब भी करके दिखाता हूं, देखो जरा कैसे होगी। देखना यहां पर बेटे क्या करने जा रहा हूं, हमारी कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है? 1,00,000 जो 10 रुपए वाले शेयरों में डिवाइड है। मैं इसको 100 रुपए वाले में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो बेटा क्या करो, डिवाइड बाई 100 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर कितने होने चाहिए? 1000 शेयर होने चाहिए। जबकि अभी कितने शेयर हैं हमारे पास? 10,000 शेयर हैं बेटा। तो 10,000 शेयर को कैंसिल करूंगा, 10-10 रुपए वाले, और बदले में न्यू शेयर इशू कर दूंगा 1,100 रुपए वाले। कैपिटल बेटा घूम फिर के 1,00,000 ही आएगी। ये कहलाया ऑल्ट्रेशन। आपने कहा सर इससे कौन सा फायदा हुआ, इससे कोई प्रॉफिट तो जनरेट हुआ नहीं। अरे मैंने कहा बेटा तो सब लोगों से ही प्रॉफिट जनरेट थोड़ी होगा, कुछ लोगों से हम प्रॉफिट जनरेट कराएंगे, कुछ लोगों की स्टाइल चेंज करेंगे, लॉस राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद न्यू स्टाइल की बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हमारी कंपनी परफेक्ट नजर आएगी, राइट। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है इक्विटी शेयर का अल्ट्रेशन नहीं होता है, इक्विटी शेयर का रिडक्शन होता है। तो मैं इस बात को इस गहराई से इसलिए समझा रहा हूं कि आप ये समझें कि व्हाट इज द ऑल्ट्रेशन। जहां प्रॉफिट नहीं होता है, जहां सिर्फ मॉडल चेंज होता है, और जब बात आती है रिडक्शन की तो वहां बेनिफिट होता है। अभी करता हूं, देखो बेटा अब क्या बात आई बेटा, यहां पर सपोज करिए अब मैंने एंट्री बनाई। अब मैं आपको बातों ही बातों में ऑल्ट्रेशन की एंट्री बताने जा रहा हूं बेटा। देखो एंट्री क्या बनेगी, बड़े ध्यान से देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैसे? 10,000 शेयर
इंटू 10 रुपए वाले 1 लाख रुपए की कैपिटल डेबिट कर दी बेटा। इक्विटी शेयर को मैंने डेबिट कर दिया। आप जानते हैं इक्विटी शेयर तो क्रेडिट होते हैं, मैंने तो डेबिट कर दिया। डेबिट करते ही ये कैंसिल हो गए, नए इशू कर दिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे? 1000 शेयर बेटा, जो अभी कैलकुलेट किए थे, 1000 शेयर इंटू 100 रुपए वाले। बेटा जी ये कैपिटल भी 1 लाख आ गई। एक एंट्री आपने सीख ली, यानी कि हमारे पास बेटा यहां पर जो है 10,000 शेयर, 10 रुपए वाले कैंसिल हो गए, नए शेयर 1000 100 रुपए वाले जनरेट हो गए। कैपिटल वही 1 लाख है। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे देखना, अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो बेटा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की जब बात चलेगी तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या होता है, जो पुराने शेयर होते हैं उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और बदले में न्यू शेयर इशू कर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे बेटे मैं आपसे ये बोलूं, अरे क्या बोलूं, कि बेटा हमारा 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, हमने 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर से ये रिक्वेस्ट की कि भैया एक काम करो यार, 10 रुपए वाला शेयर है, मैं ये कैंसिल कर देता हूं और बदले में तुम्हें न्यू वैरायटी का 8 रुपए वाला शेयर दे देता हूं। अरे कंपनी के लिए कुछ तो कर दो यार, इस कंपनी से तुम लोगों ने इतना डिविडेंड खाया, गेन प्रॉफिट अर्न किया, आज कंपनी कष्ट में है, लॉस में है। तो इक्विटी शेयर होल्डर तैयार हो गए, कह रहे ठीक है हम 2 रुपए छोड़ने को तैयार हैं, 2 रुपए छोड़ने को तैयार हैं। तो अब बेटा अब 2 रुपए छोड़ने को तैयार हैं, तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं, इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि आपने 10 रुपए वाले शेयर को पकड़ा, उसमें से थोड़ा शेयर फाड़ के फेंक दिया, लो 2 रुपए का खत्म हो गया, बाकी का ये 8 रुपए का बच गया। अरे ऐसे थोड़ी होगा भाई, वो यूनिट हैं, यूनिट क्वांटिटी। तो पुरानी वाली क्वांटिटी को पूरा राइट ऑफ कैंसिल करना पड़ेगा और न्यू वैरायटी 8 रुपए वाली प्रिंटेड, बिल्कुल बढ़िया प्रिंटेड छपे हुए शेयर 8 रुपए वाले, वो रेज किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। तो कैसे किए जाएंगे, देखो जरा रिडक्शन बता रहा हूं। यहां पर हमने किया बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं बेटा, 10,000 शेयर हैं, 10,000 इंटू 10, ये बेटा 1 लाख की कैपिटल को मैंने डेबिट कर दिया, ये खत्म हो गए। अब नए शेयर इशू कर दिए मैंने, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आराम से देखना, 10,000 शेयर इंटू 8 रुपए, तो बेटा ये हमारे 80,000 के नए शेयर इशू हो गए। मतलब हमने 1 लाख शेयर उनके लिए कैंसिल कर दिए, बदले में 10,000 शेयर उन्हीं लोगों को जिसके पास जितने शेयर थे, किसी के पास 200 400 600, वही सेम नंबर ऑफ शेयर उन्हें दोबारा दे दिए, लेकिन थोड़ी सी लोअर वैल्यू वाले दे दिए, ठीक है, 8 रुपए वाले दे दिए। अब आप देख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट में बेटा 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये हमारी कंपनी को फायदा हो गया। इसे क्या लिखेंगे, टू रिकंस्ट्रक्शन, टू रिकंस्ट्रक्शन। तो बेटा जी जब जब प्रॉफिट होगा, जब जब लाइबिलिटी घटेगी तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होगा, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होगा। या जब जब
कोई एसेट्स बढ़ेगी। कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिख के आएगा कि हमारी बिल्डिंग 5 लाख रुपए की बैलेंस शीट में लिखी है, जबकि उसका रिवैल्यूएशन किया गया और आज बिल्डिंग की कीमत 7 लाख रुपए कंसीडर की गई, तो बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख रुपए से बढ़ गई। यार एसेट्स इंक्रीज हो रही है, ये तो फायदे की बात है ना। तो वहां पर भी फिर एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। एक बात दिमाग में बिठा लो, जब जब प्रॉफिट होगा, जब जब बेनिफिट होगा, तो रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होगा हमारा। तो यहां पर बेटा रिकंस्ट्रक्शन हमारा कितना आ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन आ जाएगा बेटा 20,000 रुपीज का, ठीक है, 20,000 रुपए का यहां पर रिकंस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार से लो, एक ये एंट्री बन गई। अब आपको ये देखना है ध्यान से कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर इक्विटी शेयर का ऑल्ट्रेशन कराता है तो शेयर कैपिटल में चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ शेयर में चेंज आएगा, फेस वैल्यू में चेंज आएगा, वहां पर कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर बात आ जाती है रिडक्शन की, तो रिडक्शन में फिर आप ये देखेंगे कि रिडक्शन में यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर कुछ लोअर वैल्यू की यूनिट को स्वीकार करने जा रहे हैं, तो पुरानी क्वांटिटी को ध्यान से सुनना, जहां जहां यूनिट की बात आएगी, यूनिट की, नंबर्स की, जैसे इक्विटी शेयर में नंबर्स होते हैं इतने नंबर ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर में नंबर्स होते हैं इतने नंबर ऑफ शेयर, 1000 2000, और डिवेंचर में भी यही होता है, 200 डिवेंचर, 400 डिवेंचर। तो जहां नंबर्स की बात आती है वहां पुराने वाले कैंसिल किए जाते हैं, बार बार सुनिए, और नए वाले इशू किए जाते हैं, और बीच में डिफरेंस आ जाता है, दैट इज प्रॉफिट, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन जब जब बात आएगी बैंक लोन की, या मेनली बैंक लोन की और क्रेडिटर की, यस, तो बैंक लोन में बेटा क्वांटिटी थोड़ी होती है कि मैंने 10,000 क्वांटिटी 10 रुपए वाली बैंक से लोन लिया। अरे बैंक से तो सीधा सीधा ऐसे होता, बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया। तो यहां जब बैंक लोन वाला पैसे छोड़ेगा तो यहां ऐसा नहीं होगा कि पुराने वाले बैंक लोन को कैंसिल करो फिर नया वाला बैंक लोन इशू करो, नहीं। वहां बैंक लोन वाले ने 10,000 रुपए छोड़े तो सीधा 10,000 की ही एंट्री बनेगी, बस। क्रेडिटर ने 2,000 रुपए छोड़े तो बस सीधा केवल 2,000 की ही एंट्री बनेगी, क्योंकि क्रेडिटर में और बैंक लोन में कोई नंबर ऑफ यूनिट्स थोड़ी होते हैं। लेकिन जहां जहां यूनिट होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, तो वहां पुरानी यूनिट को कैंसिल किया जाता है, फिर उतनी ही यूनिट नए रेट से इशू की जाती हैं, और बीच में जो डिफरेंस आ जाता है वो हमारा प्रॉफिट है, जिसे रिकंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई ना बेटा, बात समझ में आई? तो अब मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ेंगे यहां से और बात करेंगे प्रेफरेंस की, बात करेंगे प्रेफरेंस की। वैसे आप समझ चुके हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर में भी तो यही होगा इक्विटी की तरह से। हाँ, इतना याद रखना, प्रेफरेंस का, डिवेंचर का, इनका ऑल्ट्रेशन नहीं होता है, इनमें सीधा रिडक्शन ही होता है। जितना छोड़ दिया वो हमारे लिए फायदा। पुरानी क्वांटिटी, पुरानी वैरायटी, पुराना मॉडल कैंसिल, नया जनरेट, बीच में डिफरेंस प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पर हम फिर भी आपको प्रेफरेंस की और डिवेंचर की, बैंक लोन की, क्रेडिटर की एंट्री बना करके दिखाऊंगा। तो अब बात हम लोग करते हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर के मामले में। तो अब प्रेफरेंस शेयर के केस में हम लोग जो है अब यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पर लिखा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर, तो बात जब प्रेफरेंस शेयर की आएगी तो ट्रीटमेंट क्या चलेगी। यहां पर बेटा सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होगा, रिडक्शन, ऑल्ट्रेशन नहीं। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें यह कहा जाए कि 100 रुपीज़ वाले प्रेफरेंस शेयर को 10 रुपीज़ वाले में कन्वर्ट कर दिया गया या 10 वाले को 100 में कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं।
यहाँ सिंपल सा यही रहेगा, जैसा कि हमने ऊपर आपको एक बैलेंस शीट में बेटा यहाँ दिखाया, इसी को बेस बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 8% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं, और ये प्रेफरेंस शेयर हमारे पास 8% वाले हैं, और 100 रुपए का एक शेयर है। तो आपने प्रेफरेंस वालों से बोला कि भाई आप जो है 20 रुपए छोड़ दीजिए, तो हमारी कंपनी का बड़ा भला हो जाएगा, प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, उस प्रॉफिट से हम लॉस राइट ऑफ कर देंगे। तो कई बार तो होता है बेटा कि प्रेफरेंस शेयर वाले नॉर्मली ऐसे ही बड़े प्यार से तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, आप मुझे 8% वाले 800 शेयर 80 रुपीज़ वाले दे दीजिए, मैं 100 रुपीज़ वाला शेयर छोड़ता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि प्रेफरेंस शेयर ये कहते हैं कि भाई चलो मैं आपके लिए 20 रुपये छोड़ने को तैयार हूँ, बट ये बताओ यार इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मैं आपके लिए इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या करेंगे। तो कंपनी भी पूछती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, बता भाई तेरी डिमांड क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूं कि जो हमारे ये जो 8% डिविडेंट वाले शेयर हैं, आप मेरे डिविडेंट का थोड़ा परसेंटेज बढ़ा दीजिए। हमें जो आप न्यू वैरायटी जो नए शेयर इशू करेंगे वो 8% वाले नहीं होने चाहिए, वो 10% वाले होने चाहिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा बेटा तो हम 8% वाले कैंसिल करेंगे और न्यू शेयर 10% वाले इशू करेंगे। और क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं लिखा है तो माना जाएगा 8% वालों को दोबारा से 8% वाले ही शेयर इशू किए गए, लेकिन लोअर वैल्यू के। तो चलो मैं यहां पर ये एज्यूम कर लेता हूं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की डिमांड है कि मुझे थोड़े अच्छे डिविडेंट वाले शेयर दे दीजिए। तो चलो भैया हम इनके लिए करते हैं कुछ। बेटा हमने पुराने कैंसिल किए, पुराने कैंसिल किए। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 800 शेयर बेटा जी 100 रुपीज़ वाले 80,000 के डेबिट करके कैंसिल हो गए। और न्यू वैरायटी टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 800 मल्टीप्लाई बाई सपोज 80 रुपीज़ वाले 80 रुपीज़ वाले 64,000 के नए शेयर इशू कर दिए। यहां पर बच्चे हमें 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से फायदा हो गया। टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, यानी कि 16,000 रुपए का फायदा हो गया। इस 16,000 के प्रॉफिट से हम अपने पुराने लॉस को राइट ऑफ करेंगे। ध्यान से सुनो बेटा। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर की ट्रीटमेंट हो गई, पुराने कैंसिल और नए वाले इशू हो गए। अगर बच्चे मैं यहां पर कहूं कि अब मैं बात करने जा रहा हूं डिवेंचर की, अब बात डिवेंचर की करने जा रहा हूं। डिवेंचर्स बेटा बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट डिवेंचर के केस में भी है, सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि डिवेंचर्स की भी यूनिट होती हैं। तो पुरानी यूनिट कैंसिल और नई वाली यूनिट जनरेट। तो हमारे पास डिवेंचर हैं 10% वाले। डिवेंचर होल्डर से भी हमने कहा कि आप भी 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ 30 रुपीज़ जो भी है 20 को बेस बना लेते हैं कि 20 रुपये छोड़ दीजिए। डिवेंचर होल्डर एग्री हो गए। लेकिन हो सकता है बेटा इसमें भी वही केस आ जाए, इन्होंने भी कहा कि 10% की बजाय मुझे 12% वाले आप डिवेंचर दीजिए, हमें भी तो इंटरेस्ट का थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए इन फ्यूचर। तो बेटा 10 की जगह मैं 12 के इशू कर दूंगा। सपोज करिए डिवेंचर होल्डर ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो बड़ी खुशी की बात, बेटा मैं सेम 10% वाले यहां पर एज्यूम करके चलता हूं। देखो बच्चे मैंने लिखा यहां पर 10%
डिवेंचर कैपिटल 10% डिवेंचर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 डिवेंचर 100 रुपए वाले 40,000 के बेटा ये डेबिट करके कैंसिल कर दिए और यहां पर ले लिया 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर कैपिटल डिवेंचर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू सपोज 80 रुपए वाले इशू कर दिए तो बेटा जी 32,000 रुपए का डिवेंचर नया इशू हो गया। हमें यहाँ पर फायदा हो गया टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितना 8,000 का बेनिफिट हो गया 8,000 का बेनिफिट हो गया। ये एंट्री इस प्रकार से चलेगी। पुरानी यूनिट कैंसिल। अब बेटा देखो यूनिट वाली बात हम खत्म कर चुके हैं। जहां जहां यूनिट थी उनका काम कंप्लीट हो गया, मतलब जहां इक्विटी थे, प्रेफरेंस थे, डिवेंचर थे। अब आ गया बैंक लोन। बैंक लोन में यूनिट थोड़ी होती है, एक अमाउंट होता पर्टिकुलर। तो अगर मैं बात करूं बैंक लोन की, बात करूं तो बैंक लोन में आप देखेंगे यहां पर बैंक लोन में कि भाई बैंक लोन कितना है 12,000 का है। सपोज करिए बैंक लोन वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 4,000 रुपीज़ 4,000 रुपये हम छोड़ देंगे या 10,000 रुपीज़ छोड़ देंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना इतना ज़्यादा अमाउंट कोई छोड़ नहीं देगा। कोर्ट भी देखता है कि भाई आपने तो इनका 12,000 की जगह 10,000 छुड़वा दिया, अरे सारा का सारा राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, बट ऐसे ही समझाने के लिए बता रहे हैं। तो बेटा सपोज करो इन्होंने कहा हम 10,000 छोड़ने को तैयार हैं, आपने कहा ठीक है, तो जितना छोड़ने को तैयार हैं वो सारा का सारा राइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, सारा का सारा राइट ऑफ कर दीजिए। अब इसमें यह नहीं होगा कि पुराना वाला लोन कैंसिल करो और नया वाला लोन जनरेट करिए, ऐसा नहीं। तो जितना छोड़ा जाएगा बस वही कैंसिल किया जाएगा। तो 10,000 रुपये छोड़ दिए बैंक लोन वालों ने, तो हमने यहाँ पर एंट्री बना दी। ध्यान से देखना बेटा, एंट्री बना दी यहाँ पर बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। अब देखो बेटा बैंक लोन क्या होता है, क्रेडिट। मैंने क्या कर दिया, डेबिट। कितना 10,000 डेबिट कर दिया, ये लोन कैंसिल हो गया, लोन कैंसिल हो गया। अब जितना लोन कैंसिल हो गया उतना मेरे को फायदा हो गया, तो हमने सीधा लिखा टू रिकंस्ट्रक्शन। टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, सीधा 10,000 बन गई एंट्री बेटा। आप देख रहे हैं कि वहां डिवेंचर और इक्विटी और प्रेफरेंस की बात हो तो 3-3 केस बन जाते हैं, पुराना कैंसिल, नया जनरेट, बीच में डिफरेंस प्रॉफिट। लेकिन बैंक लोन के केस में ऐसा नहीं, यहाँ ये नहीं होगा पुराना लोन कैंसिल करिए नया लोन रेज करिए, जितना छोड़ा है बस उतने से ही एंट्री बनेगी। इसी प्रकार से अब चलो एक क्रेडिटर की भी बात कर लेते हैं, क्रेडिटर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा बेटा क्रेडिटर, क्रेडिटर्स। अब हमारे क्रेडिटर थे कितने के, 8,000 रुपए के क्रेडिटर थे, 8,000 के। इसमें बेटा देखो हमारे पास एक 10,000 का तो ये बेनिफिट हो गया, 8,000 का ये फायदा हो गया, कितना हो गया 18,000, और 16,000 का ये फायदा हुआ, 16,000 का, तो यानी कि 32 यानी 34 का बेनिफिट हो चुका है।
और हमारा लॉस कितना है 40 का, मुझे 6000 का और बेनिफिट चाहिए, 6000 का बेनिफिट और चाहिए। चलो मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर लेता हूँ कि क्रेडिटर ने 6000 रुपये छोड़ दिए, क्रेडिटर ने 6000 रुपये छोड़ दिए। तो रिकंस्ट्रक्शन की सेटिंग ऐसी ही की जाती है, रिकंस्ट्रक्शन की सेटिंग ऐसी ही की जाती है जिससे कि उतना पैसा आ जाए जिससे कि मेरे सारे लॉस राइट ऑफ हो जाएं। हाँ, थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत फिक्स एसेट्स को राइट ऑफ कर देंगे, उसकी वैल्यू को, थोड़ा बहुत बच जाएगा तो कैपिटल रिजर्व बना लेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता बेटा कि हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन के नाम से अरेंजमेंट कम हुआ। जब बेटा अरेंजमेंट ही कम होगा, अरे तो रिकंस्ट्रक्शन ही कहां से होगा, होगा ही नहीं। तो चलो बेटा, अब डिवेंचर वो क्या क्रेडिटर की बात करें, तो क्रेडिटर ने यहां पर बेटे पैसे छोड़े हुए हैं, तो क्रेडिटर में भी यूनिट नहीं होती हैं, अमाउंट होता है, जितना छोड़ेगा उतना ही राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो 8000 रुपए के क्रेडिटर हैं बेटा हमारी बैलेंस शीट में, और यहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि क्रेडिटर ने 6000 रुपीज छोड़ दिए। तो एंट्री बना दी बेटा हमने, क्या यहां पर एंट्री बनाई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, अमाउंट ₹6000। अब अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं, हमारे पास यहां पर 6000 का ये बेनिफिट हो गया, 6000 का टोटल 40,000 रुपए का हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन जनरेट हो गया बेटा, टोटल रिकंस्ट्रक्शन 40,000 का जनरेट हो गया, टू रिकंस्ट्रक्शन यानी बेनिफिट हो गया। अब बेटा इस पूरे के पूरे रिकंस्ट्रक्शन को जो जो क्रेडिट है, अब इसको एक बार में डेबिट करूंगा, डेबिट, और रिकंस्ट्रक्शन मेरा खत्म हो जाएगा, उससे मेरा लॉस राइट ऑफ हो जाएगा। कैसे, चलो बेटा करके दिखाते हैं। ये सबसे लास्ट एंट्री होती है कि पहले हमने प्रॉफिट को जनरेट किया, और जनरेट करने के बाद हमने अपने लॉस को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ द लॉसेस, गुडविल और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और भी जो भी हो सकते हैं। बट अभी अपनी बैलेंस शीट में केवल 40,000 रुपए का लॉस है, तो बेटा वो लॉस बैलेंस शीट में क्या है, डेबिट बैलेंस, एसेट साइड बैठा है डेबिट बैलेंस। डेबिट वाले को क्रेडिट करेंगे, डेबिट वाले को क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और ये जो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट है, क्रेडिट को डेबिट करेंगे तो ये क्या है, खत्म हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन मेरा क्रेडिट है, इसको मैंने डेबिट कर दिया। देखो बेटा, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कितना बेटा जी, 40,000, 40,000 का है, आप सारा काउंट कर लो। 6,000 ये है, 10,000 ये है, और एक जगह पर ऊपर कितना था, 8,000 था आई थिंक, ठीक है। 10 और 6 16, और ये 8 24, 24 और 16, ठीक है 40, पूरा 40,000 का हो गया। ये 40 का बेटा मैंने क्रेडिट वाले को डेबिट किया, ये कैंसिल, और टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो मेरी बैलेंस शीट में लॉस डेबिट होके बैठा है, उस डेबिट वाले को मैंने बेटा यहां पर क्रेडिट कर दिया, तो वो भी कैंसिल हो गया। लिहाजा रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा मेरा लॉस राइट ऑफ हो गया। ये देखो बैलेंस शीट में ये बैठा हुआ है आपका लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 का, ये डेबिट है, डेबिट वाले को वहां पर क्रेडिट किया, कैंसिल।
रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट था, उसे डेबिट किया, वो कैंसिल, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो इस प्रकार से मेरे बेटे, इस प्रकार से ट्रीटमेंट होगी। तो आपने सीखा ऑल्ट्रेशन क्या है, आपने सीखा कि जब शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब अपनी कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, कुछ पार्ट छोड़ते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से एंट्री बनाई जाती है। और बैंक लोन या क्रेडिटर जहाँ यूनिट नहीं होती हैं, जब वो अपने अमाउंट को छोड़ते हैं तो वहाँ एंट्री कैसे बनती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा कितना रिकंस्ट्रक्शन इकट्ठा हो गया, उससे हम अपने सारे बैलेंस शीट में गिवन लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं। या क्वेश्चन में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि किसी एसेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ कर दो, तो उसे राइट ऑफ करेंगे और ये बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएगा। बाई चांस अगर रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस बच जाए तो बेटा वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा और इसके बाद हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल 100% एकदम मैच करेगी। तो मैं इस एग्जाम्पल की भी बैलेंस शीट बना सकता हूँ, ये भी मैच करेगी, बट इसको बनाने की जरूरत नहीं। मेरा पर्पज यहाँ पर आपको सिर्फ जर्नल एंट्री समझाना था, रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझाना था, वो परफेक्टली आप समझ चुके हैं। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि फुल फ्लैश क्वेश्चन बनेगा, जिसमें जर्नल एंट्री भी होगी और जिसमें फिर न्यू बैलेंस शीट भी बनेगी। ठीक है, तो बेटा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।